तो हमारा पैसा भी कहीं ना कहीं जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। ये कहा कि एडिक्शन का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। मतलब आपको देखना पड़ेगा, आपके बच्चे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता और आपसे अच्छा गाइड भी उनको कोई नहीं कर सकता। कि सुबह उठते ही और रात को सोते समय इन 2 पॉइंट पे अगर सभी लोग तो मतलब आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर लत इसको क्यों बोला जाएगा? हम लोगों को तो मजा आ रहा होता है मोबाइल चलाने। आपके पास है, उसको मोबाइल के दर्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर बच्चा आपके साथ सो रहा है तो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो। रात को उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके बाहों में झपकी लेके वो उसको सुलाइए, ना कि बच्चा बगल में पड़ा हुआ और आप फोन के एडिक्ट हो चुके हैं लोग। कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, अभी एज पे नहीं जा रहा मैं। तो इसके नुकसान क्या होते हैं कि जैसे हम अगर बीमारियों को कहीं नोता तो नहीं दे रहे। अगर आपके किसी दोस्त की कॉल आई है और तभी बच्चा अगर आपसे बात करना चाह रहा है तो आप एक बार फोन कट करके एक बार बच्चे को प्रायोरिटी दे। में टीनेजर्स को समझाना पहले भी मुश्किल था, आज और ज्यादा हो गया। आज तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि वो फोन में सारी चीजें इतने ज्ञानी बाबा बन गए। नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जवानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने चाह रहे हैं वो है मोबाइल। आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल हर इंसान के पास है, चाहे वो गरीब है अमीर है। मोबाइल एक इस तरह की चीज़ हो गई है कि हम उसके बिना रह ही नहीं। बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आज हम बातें करेंगे इसके फ़ायदे की, इसके नुकसान की, इसके लत की, इसकी अगर हमें लत लग जाती है तो हमारे जीवन में इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हमारे साथ डिस्कस करने के लिए डॉक्टर तन्वी शर्मा जी हैं। तो तन्वी मैडम, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। तो तन्वी मैडम से जानेंगे इसके फ़ायदे, नुकसान, इसकी लत, अगर लत लग गई तो हम इसको कैसे छुड़ाएं। तो इसी चीज़ पे हमारा आज का पॉडकास्ट है। क्या है कि आज की डेट में सारे के सारे बच्चे मोबाइल पे लग गए, तो ना तो उनका खेल कूद की तरफ ध्यान रहा, ना उनको हमारे कल्चर के बारे में पता पड़ पा रहा है। क्योंकि जब पहले टीवी चलती थी तो रामायण और श्रीमद् भगवत गीता वगैरह ही आया करती थी, शक्तिमान आया करता था। आज की डेट में स्पाइडरमैन देख रहे हैं, हमारे हीरो को तो जानते ही नहीं है ना, या फिर वो कैप्टन अमेरिका देख रहे हैं, हल्क देख रहे हैं। तो अब मोबाइल में वही दिखाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है। तो इससे कैसे बचा जाए, इस एडिक्शन से कैसे बच्चों को हम ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी कि इससे एडिक्शन छूटे? मोबाइल का एडिक्शन कैसे छूटे, इस पर मैंने बुक लिखी है, मैंने आपको बताया था उसके बारे में, हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन। आपने मुझे बताया, प्लीज सभी को बताइए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मोबाइल से कैसे पीछा छुड़ाएं। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन, अभी इसका इंग्लिश वर्जन आया है, बहुत जल्दी मैं इसका हिंदी वर्जन लाने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे लोग कह रहे हैं कि भाई जो कम पढ़े लिखे हैं, अब ये तो सबके घर की समस्या हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग को हिंदी में पढ़ना है। तो उसमें मैंने हर उम्र के हिसाब से कि अगर आपका बच्चा 10 साल तक का है तो कौन से आपको उपाय लगाने हैं, 10 से ऊपर का है, टीनेज में है तो आपको कैसे उससे मोबाइल छुड़ाना है, और आप खुद भी एडिक्टेड है, आप एडल्टहुड में हैं और आप मोबाइल के एडिक्ट हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे कैसे पीछा छुड़ाएं। और यहाँ तक कि 80 साल के बूढ़े को भी अगर मोबाइल एडिक्शन है तो वो कैसे छुड़ाएंगे। तो ये बुक सभी के लिए है, किसी एक एज के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अभी आपने बच्चों की बात करी तो मैं कुछ जनरल चीजें बताना चाहती हूँ। जब हम बच्चों के मोबाइल एडिक्शन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि बच्चा कभी भी आपके कहने से नहीं सीखता, ना ही लर्निंग ना ही अनलर्निंग आपके कहने से होगी। दोनों ही चीजें उसके ऑब्जर्वेशन से होती हैं। बच्चे जो होते हैं वो मॉडलिंग पे काम करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे काम करते हैं। पापा ऑफिस से आ रहे हैं तो बच्चा गेट खोलता है तो वो बच्चे की ओर नहीं देख के अपने मोबाइल की ओर देख रहे हो, सीधी सी बात है ना। बच्चा आपके पास सुबह सुबह आता है तो आप भी अपने तकिए के पास मोबाइल रख के सो रहे होते हैं, तो आपका हाथ पहले मोबाइल पे जाता है, बाद में बच्चे के पास जाता है। तो हर समय जब वो चीज आपके हाथ में होती है ना, मम्मी भी किचन में जब काम कर रही होती है, मुझे मम्मी के पास कुछ पूछने आते हैं तो उसे 3-4 बार बोलना पड़ता है, तब जाके तो मम्मी जवाब देती है, क्योंकि मम्मी भी फोन पे लगी होती है, कुछ ना कुछ सीरियल चल रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एडिक्शन ना हो, क्योंकि इसको तो पढ़ाई करनी है। और ऐसा सिखाने के लिए हम खुद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो बच्चा बिल्कुल सीखने वाला नहीं है, आपकी बात बिल्कुल मानने वाला नहीं है। बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते हैं, बच्चे वो बिल्कुल नहीं करते जो आप उनसे करने की कोशिश करवाते हैं, या आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या आप उनसे ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी भी माता पिता को अपने बच्चों का मोबाइल एडिक्शन कंट्रोल करना है तो प्लीज पहले आप खुद से शुरुआत कीजिए। और उसके बहुत सारे डिटेल में बहुत तरीके हैं जो मैंने अपनी बुक में दे रखे हैं, सब कुछ तो बताना संभव नहीं है। तो एक यही है कि सुबह उठते ही और रात को सोते समय इन 2 पॉइंट पे अगर बच्चा आपके पास है तो उसको मोबाइल के दर्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है।
ठीक है। अगर बच्चा आपके आसपास है, वो स्कूल से आया है, तो उसको मोबाइल नहीं दिखना चाहिए, आप और उसके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। ओके। अगर बच्चा आपके साथ सो रहा है तो रात को उसकी आंखों में आंखें डाल के, उसके बाहों में झप्पी लेके उससे बात करते हुए उसको सुलाइए, ना कि बच्चा बगल में पड़ा हुआ और आप फोन चलाए जा रहे हैं। सही बात है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि रात में जिस विचार के साथ आप सोते हैं, जी जी बिल्कुल, वो आपके जीवन में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ के वापस आता है। ठीक है। तो अगर आपका लास्ट थॉट बच्चे का और आपका जो विजुअल्स थे वो अगर फोन था, तो बच्चे के जीवन में भी आगे चल के आपसे ज्यादा मोबाइल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की डेट में आप ही उसे सिखा रहे हैं कि तेरे से ज्यादा मोबाइल इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप तो यही है ना। दूसरा ये स्टेप है कि अब वर्किंग लेडीज हैं या हाउस वाइफ भी हैं, या हम जो पिता हैं, उनके भी इतने काम है। भाई ऑफिस से कॉल आ रही है, बॉस की कॉल आ रही है, मेरी जूम मीटिंग है। अब आप कहेंगे भाई मैडम ने तो कह दिया कि फोन मत करो, अब क्या काम धाम ना करें? बिल्कुल। तो वो बोलते हैं मुझसे कि भाई हम काम धाम ना करें, आपके कहने से मोबाइल कैसे छोड़ दें? सारे मैसेज, ऑफिस हमारा इसी पे चलता है। तो मैंने कहा कि देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है, आपको उसी में से एक राह ढूंढनी होती है। बिल्कुल। जैसे मुझे भी कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, तो मुझे अगर वो कहीं मिलती नहीं है तो मुझे इंटरनेट का सहारा लेना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक बड़ी सी डायरी लेके बैठ जाती हूँ, रजिस्टर लेके बैठ जाती हूँ, और मैं अपना मोबाइल उसके अंदर छुपा लेती हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे घूम रहा है, कमरे में आसपास घूम रहा है, तो मैं वो रजिस्टर खोल के पढ़ने लग जाती हूँ, जबकि अंदर मोबाइल होता है। तो ये ट्रिक, अब मेरे बच्चे पे ये मैसेज जा रहा है इनडायरेक्टली। देखिए, मैं उसे मुंह से नहीं कह रही हूँ कि मैं रजिस्टर देख रही हूँ, मैं उसको इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रही हूँ कि मैं रजिस्टर मतलब बुक देख रही हूँ। तो वो मुझे बुक देखता हुआ देख रहा है। हाँ। और मोबाइल की लाइट डिम कर लेती हूँ, ताकि बच्चे बड़े शार्प हैं। आप सोचे कि इतनी आसानी से उन्हें धोखा दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। सच बात है। ठीक है। तो बहुत जुगत लगानी पड़ती है। मैं उसको उसकी वॉल्यूम भी कम कर लेती हूँ कि अगर किसी के अचानक कॉल आ जाए तो वो देख लेगा कि मम्मा तो झूठ बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बहुत कुछ करना पड़ता है। लाइट डिम करती हूँ, मोबाइल को एरोप्लेन पे लगा दूंगी अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समय नहीं है, या फिर उसका वाइब्रेशन मोड कर दूंगी, रजिस्टर में छुपा लूंगी। इस तरीके से बिहेव करूंगी कि बच्चे को ना लगे कि मैं मोबाइल का यूज कर रही हूँ। और ज्यादा तो बड़ा, कई बार छोटा वाला जो मुझे दिन भर बच्चों के संग रहना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं, तो हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो किसी की कॉल आएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो छोटा सा ब्लूटूथ कई बार कान में लगा लेती हूँ, बालों से छुपा लेती हूँ, ताकि बच्चे को ना दिखे। इंपॉर्टेंट होता है तो उस कमरे में जाके बच्चे, बेटा मुझे 1 मिनट देना, मैं भी आ रही हूँ, कुछ लेके आ रही हूँ। तो फटाफट बात फिनिश करी, उसको पता भी नहीं चला। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज, इसके लिए ना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एक्चुअली। ये बिहेवियर है। आपका बिहेवियर ही इसमें बहुत सारा रोल अदा करता है कि आप बच्चों के आगे क्या बन के आ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत होती हैं। आप अगर आपके किसी दोस्त की कॉल आई है और तभी बच्चा अगर आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप एक बार फोन कट करके एक बार बच्चे को प्रायोरिटी दे दीजिए। वो ये बात जीवन भर याद रखेगा कि मेरे पापा ने मोबाइल पे बात छोटी करके मुझे समय दिया। तो आगे चल के जब आप उससे समय मांगेंगे तो वो भी अपने मोबाइल को कट करके आपको समय देगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, बड़ी नहीं है, पर करने में मुश्किल आती है। बिल्कुल नहीं, आपने इतनी शानदार बात कह दी कि हम जैसा सिखाएंगे और वो बच्चा वैसे ही सीखने वाला है। हमको ऑब्जर्व हमेशा वो करते ही है, ऑब्जर्व करता है। और आपने मतलब कुछ ऐसी टिप्स भी बताई कि आसान है, मतलब अगर हम करना चाहें, देखिए तब तो है थोड़ा सा, लेकिन हम बच्चे के लिए नहीं कर, जिंदगी तो बच्चे के लिए उसी के लिए कर रहे हैं हम। और उसके लिए अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हम लोगों को देख रहा है, सीख रहा है, और कल को वो हम जैसा बिहेव उसको सिखा रहे हैं वैसे ही वो हमारे साथ भी करने वाला है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये समाज में आपने इतना अच्छा मैसेज दे दिया कि जो हमारे रिश्ते दूर हो रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो लॉजिक है या कारण है वो तो कम्युनिकेशन गैप ही है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन, जहां आपने बोला मतलब इतनी अच्छी बात बोल दी कि अगर हम कोई इंपॉर्टेंट कॉल पे भी है और अपना बच्चा कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो कट कर दो और बच्चे की एक बार सुन लो, तो कितना अच्छा उसको मैसेज गया, और वो यही करने वाला है। तो हमारा समाज में जहाँ कम्युनिकेशन या हमारे रिश्तों में जो गैप हो रहा है, वो गैप हमेशा फुलफिल रहेंगे जब वो बड़ा होगा, तो कभी उसको समझाने की उससे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात कह रही मैडम। इसके साथ साथ मैं अभी जैसे टीनेजर्स हैं हमारे, चलो बच्चों को तो ये कि अभी हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन टीनेजर्स में जैसे ही वो जाते हैं, वो टीनेजर्स से बन जाते हैं, तो उनको समझाना मतलब अपने सर के बाल नोच लेने वाला है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जब जैसे हम लोग भी कभी कभी गलती करते थे, तो होता था कि पापा कहते थे कि चाचा को या ताऊ को या उनके दोस्त को कि उसको समझा देना जरा, मेरी तो सुनता नहीं है। तो एक हमेशा कोई ना कोई एक माध्यम होता था समझाने के लिए। तो आज की डेट में टीनेजर्स को समझाना पहले भी मुश्किल था,
आज और भी ज्यादा मुश्किल हो है, गया। आज तो और ज्यादा हो गया, बहुत क्योंकि ज्यादा हो वो गया। फोन में सारी चीजें फोन इतने में ज्ञानी बाबा बन गए कि बिल्कुल आपके सवाल से पहले उनके पास आपका जवाब आंसर है। रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक सबसे बड़ा डर जो मुझे लगा रहता है टीनेजर्स के साथ में, क्योंकि बच्चों को तो चलो अभी कार्टून वार्टून देखने के वो एडिक्ट होते हैं तो वो लगे रहते हैं उसमें, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो समझदार होते हैं तो सबसे बड़ा डर जो एक तो न्यूडिटी का है। दूसरा एक डर क्या है कि आजकल सारी फोन कंपनियां, जितनी भी कंपनियां, वो सब मोबाइल में भर भर के जुए के ऐड दिखाते रहते हैं, हाँ। है ना, सट्टे का ऐड दिखाते रहते हैं। तो बच्चा गलती से अगर सट्टे में पड़ गया या फिर वो न्यूडिटी वगैरह में पड़ गया तो फिर उसका कैरियर बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगी कि उसको हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं? देखिए टीनेज तो मतलब हम लोग कहते हैं कि वो एक आंधी तूफान का दौर है, और मैं तो कहती हूँ आंधी तूफान नहीं, आज के टाइम में सुनामी का दौर है। ये बिल्कुल लाइट सही है, सुनामी का दौर है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है सब। तो ये जो छोटा सा डिब्बा उनके जी, हाथ जी। में आ गया है, ये सुनामी को बढ़ाने का ही काम करता है। बिल्कुल। ये टीनेजर्स पे मेरा वैसे भी ज्यादा ध्यान इसलिए रहता है क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ, ये देश के निर्माता हैं, बिल्कुल ये समाज के निर्माता हैं। अगर ये अभी से भटक गए तो, वैसे मेरी बुक की जो इंस्पिरेशन अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा ही वाकया था, मैं 2 मिनट लूंगी आपके। तो उसमें मेरे पास एक लड़की का केस आया था। वो लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था जी। और क्योंकि आजकल न्यूडिटी की जो आपने बात की है, जी, जो जी। बहुत समय से पहले जो एडल्ट होने का चलन हो जी, चला जी। है, तो उसमें उन दोनों ने अपने प्रेम प्रसंग के दौरान लड़के ने कुछ वीडियोस और कुछ पिक्स अश्लील बना लिए जो अपने अंतरंग आजकल ये एमएमएस का बड़ा गंदा चलन है जी। तो जब उनका ब्रेकअप हुआ तो लड़के ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और वो लड़की बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई जी। मतलब बहुत खूबसूरत थी, उसका चेहरा खराब हो गया, वो सोच सोच के परेशान हो गई। बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, पढ़ाई छुड़वा दी उसके मम्मी पापा ने डर के मारे, क्योंकि वो धमकियां देता था कि मैं मेरे से मिलने नहीं आएगी जी। तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरा यहाँ डाल दूंगा, टीचर्स को दिखा दूंगा, तेरे साथ वालों को दिखा दूंगा। जी। अब उसके माता पिता ने सोचा कि हम इसकी शादी कर देते, तो उसने वहां तक भी धमकी दे दी कि मैं तेरे ससुराल वालों को ये कर दूंगा। जी। तो मैं कहीं ना कहीं इसमें मोबाइल को एक फैक्टर मानती हूँ। ऑब्वियस है, अगर नहीं देखिए होता तो इस होता ही एज नहीं में ये प्रसंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी होते थे। बिल्कुल। लेकिन ये जो खतरा बढ़ गया है जी, है ना, और जो चीजें न्यूडिटी या जो ये पॉर्न मूवीज देख देख के जो टीनेज में मन में सवाल या जो चीजें आती हैं, करने की इच्छाएं पैदा होती हैं, ये ना जाने कितने टीनेजर्स का भविष्य बर्बाद करने वाला है, इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल। मैं इसको बहुत ही ज्वलंत मुद्दा मानती हूँ। और उस लड़की को आखिरकार उसके माता पिता ने गांव भेज दिया, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, और तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो कुछ गलत हो रहा है और इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तब जाके मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं नहीं, कुछ तो मैं ऐसा करूंगी कि मोबाइल पे बात की जाए। बिल्कुल। तो ये तो खैर मेरी इंस्पिरेशन की बात हो गई। आपने बोला कि टीनेजर्स को हैंडल कैसे किया जाए मोबाइल के दौरान। देखिए वो चीज जो बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम वाला इशू है, ये किसी भी उम्र में फेल होने वाला फॉर्मूला नहीं है, मैं ये आपको बता दूं। चाहे वो बच्चा 5 साल का है, 15 साल का है, बल्कि हमारे देश में तो कहते हैं ना 60-80 साल का जो बुढ़ा होता है वो भी अपने बच्चे पर रौब दिखाता है। हम विदेशों की तरह तो है नहीं कि भाई हाई स्कूल में आके बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अब ओके टाटा बाय बाय। यहाँ तो चलती है पिता की, है ना। हाँ, रिलेशन दिल से जुड़े रहते हैं। 25 साल का हो तो भी माता पिता को अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना ही पड़ेगा, इसका कोई भी मतलब विकल्प नहीं है। आपको लगता है कि बच्चा 17 साल का हो गया, अब स्कूल तो मुझे छोड़ने नहीं जाना, अब इसके दोस्तों से ये क्या बातें कर रहा है वो तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता, और मैं इस पे ज्यादा अंकुश तो रख नहीं सकता, ये क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ इसका टाइम स्पेंड हो रहा है, अगर मैं ज्यादा नजर रखूंगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको हाँ, ये मिथ है। आपको नजर ना रखते हुए भी नजर रखनी है। ये उसको एहसास नहीं कराना है कि आप उस पर नजर रख रहे हैं। मैं बिल्कुल हर माँ बाप से, जो टीनेजर्स के माता पिता हैं, आपने पहले तो उनको वो डिब्बा दे दिया, सबसे खतरनाक वही था। ठीक है, समय की मांग है, कोचिंग भी हो रही है, उसकी बहुत सारी चीजें चाहिए, उसे आपने दे दिया। लेकिन बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, और उसके साथ ही ये जो बच्चों पे नजर रखने वाली बात मैंने कही है, वो करनी ही है। आपने बच्चे को फोन दे दिया, अब वो 4-4 घंटे 8-8 घंटे बातें करे जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि वो लड़का मुझे कह रहा है कि मैं तो 12-12 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ। वाह भाई वाह, 12-12 घंटे। मैंने उससे पूछा कि तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, बोले वो पूछता ही नहीं है, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ, उनको पता ही नहीं है, वो पूछते ही नहीं है।
वो सोच तो रहे भाई होंगे बच्चा आप पढ़ ही रहा होगा। बताइए, हाँ बच्चे, जी, जी। माता पिता ये सोच रहे हैं कि बच्चा अंदर पढ़ रहा है, जी, जी। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पानी पीने के बहाने या बच्चे से गुड नाइट कहने के बहाने या बेटा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब किसी भी तरीके से इंटरफेयर खत्म मत कीजिए। आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके बच्चे के फोन में किस किस के कॉन्टेक्ट्स हैं। आपका बच्चा अगर गूगल पे या कहीं पे यूट्यूब पे सर्च कर रहा है तो वो क्या क्या सर्च करता है, जी। वो कौन कौन सी वेबसाइट्स बहुत ज्यादा देखता है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके जो दोस्त हैं उनके कैसे शौक हैं। देखिए आपका बच्चा अच्छा था, आपको उस पर पूरा विश्वास था, उसको एक ऐसा दोस्त मिला जो वो कहते हैं चला XXX देखते हैं, उसने मना किया, उसने जबरदस्ती दिखाया, फिर उसको ऐसा चस्का लगा, अब वो कम देखता है और आपका बेटा ज्यादा देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी संगत पे नजर रखें जी। आप उसके व्यक्तित्व में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पे नजर रखें। आपका बच्चा आपके संग बैठ के बात करता था, अचानक से उसने बात करना कम कर दिया। एक समय था कि आपका बच्चा सुबह उठ के आपके पास आता था, आपके पैर छूता था या आपसे अपनी बातें शेयर करता था। अब ऐसा समय आ गया, आपको लग रहा है कि इसके साथ कुछ हो तो रहा है लेकिन मुझे बताना बंद कर दिया। चेक पॉइंट है ये छोटे छोटे परिवर्तन आ रहे हैं। आपने कहा नहीं मेरा बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप उस पर नजर ना रखें। आपको उसकी लाइफ पे नजर रखना और उससे बातें करते रहना। किसी भी स्थिति में बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और एक और मिथ है जिसमें हमें लगता है कि हम बच्चे के फ्रेंड बन जाएं। ये आजकल जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे माता पिता है वो ये कहते हैं हम तो बच्चे के दोस्त हैं। याद रखिए जब 4 लड़के आपस में बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो दोस्त कभी मना नहीं करता। ऑब्वियस है, दोस्त कभी मना नहीं करेगा, वो कहेगा ला तू भी पी मैं भी, चल सुट्टा मार के आते हैं। मना माँ बाप ही करेंगे। तो बच्चे के साथ फ्रेंडली होइए, लेकिन बच्चे के फ्रेंड बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दोस्त गलत राह पे ले जाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन पिता हमेशा सही राह वाला ही मिलना चाहिए। उसके अंदर ये डर होना ही चाहिए कि मैं बाहर कुछ गलत करूंगा और इस फोन पे भी कुछ गलत करूंगा तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे, ना कि वो मेरे दोस्त हैं वो तो समझ के छोड़ देंगे। खौफ होना चाहिए, एक लाइन होनी ही चाहिए। हाँ, ये बैलेंस हमेशा ड्रॉ रहे। बिल्कुल, वो बैलेंस तो होना ही चाहिए। हाँ। इसी में मैम आपने बहुत अच्छी बातें कही बोली हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एक लेके जाता हूँ, जैसे मैं किसान परिवार से हूँ तो जैसे फसल होती है हम लोगों की। अब जैसे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं, जैसे 14, 15, 16 साल की, यार ये अब इसका ये फ्यूचर जाने, सुनते ही नहीं हमारी तो हम छोड़ देते हैं। सुनते ही नहीं। तो उनको वहाँ पे आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उसमें एक बात मैं ऐड कर देता हूँ। उनको फसल, जैसे किसान है ना, अपनी फसल को देखता रहता है, समय समय पे बीज दे रहा है, पानी दे रहा है, दाना दे रहा है ना, उसकी गड़ाई नुड़ाई कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी फसल है ना हमारा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना बैंक बैलेंस को 50 बार चेक कर लेते हैं महीने में, सैलरी पे फोकस रखते कब आएगी नहीं आएगी, बिजनेस में हमारा कहीं कम घाटा लॉस प्रॉफिट तो हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर फोकस रख लेते हैं। लेकिन जो मेरी एक्चुअल फसल है उस पर ध्यान नहीं, उस पर तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। इसीलिए तो आपको बुक लगने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल पड़ती नहीं। तो ये पेरेंटिंग मेरा इसीलिए बेस्ट टॉपिक है। मैं सोच रही पेरेंटिंग में इतना काम हो ही नहीं रहा जितना बाकी सब टॉपिक्स पे हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मतलब आपको देखना पड़ेगा, आपके बच्चे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, आपसे अच्छा गाइड भी उनको कोई नहीं कर सकता। आपने उनको जो बचपन में संस्कार दिए थे आप नहीं दिए थे, तब भी हो सकता है दुनिया भर के बच्चे शैतान हो, आपके नहीं, आपके कोई संस्कार जैसे रहते हैं, हम कहते हैं ना भाई इसके तो संस्कार ही ऐसे हैं। तो सबसे तो आप पूरी लाइफ में संस्कारों को ही हमेशा ब्लेम किया जाता है, कभी कुछ होता है। तो संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है, हमेशा ही रहेगा। और हमें अपनी फसल को हमेशा चेक, आपने जो पॉइंट बताया वो चेक पॉइंट है, भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मोबाइल लत होती क्या है? सभी लोग तो मतलब आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर लत इसको क्यों बोला जाएगा? हम लोगों को तो मजा आ रहा होता है मोबाइल चलाने में। बिल्कुल सही बात है। जब मैंने सबसे पहले मतलब अपने घर में भी आसपास मोबाइल एडिक्शन के नाम पे बात करनी शुरू करी तो मुझसे भी सबने यही कहा कि तुम्हारे हाथ में भी मोबाइल है, बच्चों के हाथ में है, सबके हाथ में है, तो आखिर तुम्हें इसमें इतनी सेंसिटिविटी क्यों हो रही है? तो मैंने उनसे ये कहा कि एडिक्शन का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। एडिक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक्टिविटी को जब आप चाहें तब आप स्टॉप ना कर सकें, और जब आप स्टॉप करना चाहते हैं कर सकते हैं तब आप चाहते नहीं हैं।
आप समझ गए? बिल्कुल, वो स्क्रॉल होता रहता है बस फोन। आप इस बात को अगर समझ गए तो समझ जाएंगे कि आपको एडिक्शन हो गया है। जब आप स्टॉप कर सकते हैं तब जी। आप चाहते नहीं हैं, जी। और जब आप चाहते हैं तब आप कर पाते नहीं हैं। बिल्कुल। यही एडिक्शन है। अब आप अपना अपना मोबाइल यूसेज देखिए जी। और चेक कीजिए क्या आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। यदि ये क्राइटेरिया आप पे लागू हो रहा है तो समझ जाइए कि आप एडिक्शन में पड़ चुके हैं। ओके। यस। तो ये एक बेसिक पैरामीटर्स है कि या। आपको जब ये देखना है। अदरवाइज क्या होता है कि हम जैसे फोन में रील्स देखते हैं आजकल। हाँ। आजकल रील्स का बड़ा ट्रेंड है। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि 2-4 मिनट देखेंगे, लेकिन जब वो रील्स का स्क्रॉल होती रहती है तो पता हाँ। पड़ता है कि यार 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो तो इसका कहीं ना कहीं ये भी नुकसान है कि हम लोग बहुत सारी ना नेटवर्क, जैसे अब नेट तो है ही है फोन में, तो हम क्या करते हैं कि अमेजोन भी खोल रहे हैं, यानी या फिर ऐड आ जाते हैं। अब हम मान लो रील्स देख रहे हैं या कुछ भी, हम फेसबुक पे कुछ देख रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, तो बीच बीच में एड्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमारा कुछ ऐड आया ऐसा जो हमें चीज़ खरीदनी नहीं है। उसकी जरूरत तो है लेकिन वो टल सकती है 1-2 साल के लिए। अब वो हमें बार बार दिखाई जाती है, बार बार दिखाई जाती है, बार बार दिखाई जाती है। तो हम उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं अपना टाइम, मतलब पैसा भी खर्च कर ही रहे हैं। और अगर वो मोबाइल हमें नहीं दिखाता उस चीज़ को, तो हो सकता है हम लेते ही नहीं। बिल्कुल। तो हमारा पैसा भी कहीं ना कहीं जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। ये भी एक चीज है। तो यही तो डिस्ट्रैक्शन है। ओके। आपने मोबाइल लिया था पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल। या किसी को कॉल करने के लिए। अब आप भूल गए कि मैंने कॉल करने के लिए उठाया था और आप मैसेजिंग पे चले गए। जी। वहां पे ऐड आया, ऐड पे क्लिक किया, आप अमेजोन पे चले गए, अमेजोन पे कुछ और आया, वहां से कहीं और चले गए। आधे घंटे बाद आपको याद आ रहा है मैंने किसी को कॉल करने के लिए फोन उठाया था। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि कितना समय खराब हो रहा है। और उसके बाद भी जब आपको एक दिन एक घटना ने बता दिया कि ये मेरे कंट्रोल के बाहर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। वो चीजें कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में रोज हो रही हैं, सुबह भी हो रही हैं, दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि उसकी पकड़ कितनी गहरी है। एडिक्शन हो चुका है। एडिक्शन हो चुका है। बिल्कुल एडिक्शन। ये चेकिंग पॉइंट है कि आप एडिक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल चेकिंग पॉइंट है। अच्छा मैम, इसका जो मैं सोचता हूँ, जैसे मैं भी कहीं ना कहीं मोबाइल चलाता हूँ और मैं जब जॉब कर रहा होता हूँ तो होता क्या कि एक नोटिफिकेशन आता है। हाँ। है ना। अब नोटिफिकेशन आया तो आदत है, नोटिफिकेशन आएगा, रिंग जाएगी टुन की, तो फोन उठाएंगे। और फोन उठाएंगे तो बस वो ऐसे खोला और उसमें नोटिफिकेशन देखा कि आज ये शेयर मार्केट ऊपर उठ गया, या आज इस फलाने फेमस आदमी की डेथ हो गई, या कोई ऐसा ऊट पटांग कुछ कोई किसी को लेके चला गया, ये चला गया, तो हम उसको पढ़ने लग गए। तो कहीं ना कहीं हम जो काम करना चाह रहे थे, जिस इफिशिएंसी के साथ काम करना चाह रहे थे, उसमें भी डिस्ट्रैक्शन हो ही गया। बिल्कुल। तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये खतरनाक है। ये आपके फोकस को कम करता है। आपने अभी रील की बात करी। जी। मैं आपको बताऊं, जो छोटे बच्चे रील देख रहे हैं, जी। इतना मतलब कितनी छोटी बात लगती है हमें कि बच्चा सिर्फ 1 मिनट की रील देख रहा है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ये इतनी गहरी बात है कि जब आप अपने बच्चे को कल को अगर 1 घंटे का कोई लेक्चर सुनाने के लिए कहीं भेजेंगे, वो बच्चा फोकस ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको आदत है कि मैं किसी बात को 1 मिनट से ज्यादा सुन ही नहीं सकता। आप देखिए 1 मिनट भी भारी पड़ जाता है सुनने में। कई बार हम 30 सेकंड में भी रील से इतना बोल रहे आगे आगे आगे, और ये आपका भी हाल है। बिल्कुल, बड़ों का भी हाल है। पर हम बच्चों के लिए मैं ज्यादा चिंता इसलिए करती हूँ क्योंकि उनका आगे भी पूरा जीवन पड़ा है। उनको करियर सेट करना है, उनको लाइफ सेट करनी है, उनको इस देश को आगे बढ़ाना है, इनफैक्ट इस सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। तो जब एक बच्चा किसी टॉपिक पे 15 सेकंड टिक के रह नहीं सकता, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि कल को वो स्पेस साइंटिस्ट बनेगा, जिसमें घंटों तक रिसर्च, एक ही टॉपिक पे सालों तक रिसर्च होती है। आप विदेशों में रिसर्च का आलम देखिए जहाँ पे जनरेशंस तक रिसर्च होती है, यानी कि एक रिसर्चर मर जाता है उसके बाद भी रिसर्च चलती रहती है। तो कितना बोरिंग है ना वो। और आपका बच्चा 15 सेकंड से ज्यादा एक टॉपिक सुन ही नहीं सकता, तो आप कैसे उसके लिए बड़े सपने देख सकते हैं, कैसे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या सोच के फ्यूचर देख रहे हैं कि मतलब वो 1 सेकंड से ज्यादा आपकी भी बात नहीं सुनेगा। वो आप रिसर्च की छोड़ दीजिए, आप किसी टॉपिक पे 2 मिनट से ज्यादा बोलेंगे, वो आपको कहेगा पापा यार बोर मत करो। फिर आप कहेंगे ये मेरी बात नहीं सुनता। कल मैंने इसे 50,000 रुपए का फोन ला के दिया और आज ये मेरी बात नहीं सुन रहा। आपको ये नहीं पता कि आपने खुद ही डिस्ट्रैक्शन ला के दिया था उसको। ये सही बात है मैडम, बिल्कुल आपकी सही बात है। एक इससे मैं चीज़ और कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें मैडम, थोड़ा सा और आते हैं कि जैसे ये अभी हम फोन के जो एडिक्ट हो चुके हैं लोग, कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, अभी एज पे नहीं जा रहा मैं, तो इसके नुकसान क्या होते हैं कि जैसे हम अगर बीमारियों को कहीं न्योता तो नहीं दे रहे?
देखिए वो फोन कौन सी चेक पॉइंट है? हाँ, फोन के इतने नुकसान हैं कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे एक पूरी किताब अलग से सिर्फ नुकसानों पे ही लिख दूंगी मैं। प्लीज कुछ बताइए ना। लेकिन देखिए इसके कई तरीके के नुकसान है। सबसे जी, पहले इफेक्ट ऑन योर बॉडी, ओके, ठीक है, फिर इफेक्ट ऑन योर माइंड, ओके, देन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर, ओके, और जो मेरे लिए मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप। बिल्कुल कम्युनिकेशन ये 4 कैटेगरीज हैं। अगर आप सबसे पहले शरीर की बात करें, आपकी गर्दन दुखने लग जाएगी। स्पाइनल कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अंगूठा रात में इतना दर्द करता है, मुझसे कहते हैं कि नींद नहीं आती, अंगूठा दर्द कर रहा है। ये अंगूठा क्यों दर्द कर रहा है, बाकी शरीर सही है। मैंने कहा इस अंगूठे का बहुत आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है और स्क्रॉलिंग में और इसमें फोन में। जी तो यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये कलाइयां दुखने लगती हैं, है ना। जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ वो स्पाइन सिंड्रोम है। ये स्पाइन, देखिए अगर हम स्पिरिचुअल में जाएं तो भी स्पाइन ही आपकी सारी ऊर्जाओं का केंद्र है, और अगर आप मतलब अपने मेडिकल में जाएंगे तो भी स्पाइन से ही सारा नर्व जुड़ा पड़ा है। आपने इसको हर समय नीचे कर करके इसका एंगल खराब कर दिया है। एक तो आप दिखने में भी बेकार लगेंगे। देखिए आप गर्दन झुके हुए आदमी को देखिए, वो चलता हुआ कितना बुरा लगता है ना। और जो अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग हैं वो हमेशा सीधे चलते हैं, और वहां से आपकी एनर्जी भी कम ज्यादा करने का स्विच बोर्ड है वो एक तरीके से। तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी 50% कम हो जाती है जब आप झुक के काम करते हैं। तो सबसे बड़ा आप अपनी स्पाइन खराब कर रहे हैं। और अभी आज ही मैं एक बच्चे को देख रही थी, मेरी ही बिल्डिंग में 2 साल की गुड़िया है और उसको चश्मा लग गया है। मैंने कहा भैया इसको इतना चश्मा क्यों लग गया? बोले आपको तो पता ही है, आपको क्या बताएं। तो मैं समझ गई थी कि बचपन से ही उसकी जो आंखें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाइट का उसमें होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है कि जो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, है ना। और इसके अलावा बॉडी में अगर आप दर्द कह रहे हैं, और नींद, ये जो इनसोम्निया की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको नींद का जो डिस्टरबेंस है, आपका अंदर बॉडी के अंदर एक सिम्टम होता है, एक रिदम होता है, सर्काडियन रिदम कहते हैं उसे। जैसे एक घड़ी आप बाहर लगा देते हैं, ईश्वर ने आपके अंदर ना एक घड़ी फिट करके भेजी है। बिल्कुल। वो बड़ी अच्छी घड़ी है और बिना सेल के चलती है। लेकिन आपने ये ब्लू लाइट दिखा दिखा के रात के 2 बजे तक फोन देख के उस घड़ी को डिस्टर्ब कर दिया है। अब उस घड़ी को ये नहीं समझ में आ रहा कि सोने का टाइम कब है और जगने का टाइम कब है। सही बात है। आपकी आईज उस ब्लू लाइट के लिए बनी ही नहीं है, जिसको आप इतनी पास से देख रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग क्या टीवी आया था नया तो पहले ही हमें इतनी हिदायत दे दी थी, इतने फीट से देखना, आगे खड़े होना नहीं, ये नहीं, इतनी डांट पड़ती थी, बोले आंखें खराब हो जाएंगी, तुम लोग इतनी पास से टीवी देखते हो। जबकि हम बहुत दूर से देखते थे, तब भी मम्मी पापा डांटते थे। बिल्कुल। और आज टीवी उठा के यहाँ रख लिया है, तकिए के नीचे टीवी रख लिया आज हमने, छोटा सा और देखते भी ऐसे करके। तो सोचिए ये बॉडी पर कितना इफेक्ट डालता होगा। माइंड की बात मैंने आपसे करी कि जो हमारा फोकस है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सब्जेक्ट को डीपली समझने की जो क्षमता है, बड़ा पॉपुलर डायलॉग है ना आजकल, ज्ञान मत दे। सच्चाई ये है कि 1 मिनट से ज्यादा कोई आदमी आपसे बात कर ले, आपको ज्ञान लगने लगता है, आप इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जमाना रील्स का है ना। आप 15 सेकंड से ज्यादा किसी विषय पे फोकस कर ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई ये है, देखिए जीवन की जितनी भी चीजें आपको सफल बनाती हैं वो बोरिंग है, वो बहुत बोरिंग है। पर आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, क्योंकि इस डिब्बे ने बोल दिया कि भाई मुझे तो हर सेकंड एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ब्रेन ने स्वीकार कर लिया कि एंटरटेनमेंट के अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है और कुछ समझना ही नहीं है। ठीक है। बिहेवियर की मैं बात करूं, बिहेवियर में तो बहुत सारी चीजें, मैं फिर वही कहूंगी कि बुक में डिटेल से दिया गया, पर शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। मैं आपसे बात कर रही होंगी और मेरा ध्यान फोन पे होगा। पहले हम लोग जब बातें करते थे तो आंखों में आंखें डाल के बात करते, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता था। एक अंदर तक आपके पास मैसेज जाता था सामने वाले का। अभी वो बोल रहा है, कान तो सुन ही रहे हैं, लेकिन दिमाग तो फोन पे ही लगा पड़ा है। तो एक तो सामने वाले को ये लगता है कि मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिल्कुल। ये आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था, आपके पॉडकास्ट में भी ऐसा होता है। और दूसरा, आप सच में उसकी सारी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये रिलेशनशिप में भी होता है। इसका जो बात दिल तक जानी चाहिए, चाहे वो दुख है तो मेरे दिल तक नहीं पहुंचा, सुख है तो भी दिल तक नहीं पहुंचेगा। तो रिश्ते खराब करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। पत्नी के लिए वैसे लोग बोलते हैं, पत्नी की सुनता कौन है। तो जब से मोबाइल आ गए, पत्नी बेचारी बोलती रहती है, पति तो फोन पे ही लगा रहता है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई है। इससे क्या होगा? आपको लगता है आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
और अब तो मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना, चाहे वो मजाक में कह रहे हो, अब क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं तो हर चीजों को डीपली समझने की आदत हो गई है, बोले हम पत्नी के बिना रह सकते, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। और सच्चाई कह रहे हैं, वो झूठ नहीं है। ये बिल्कुल सही बात ये बात उन्होंने खुद कही कि अगर हमें पत्नी और मोबाइल में से किसी एक के संग रहने का ऑप्शन मिल जाए तो हम मोबाइल के संग रह लेंगे। अब आप ये सोचिए, ये बात भले ही मजाक में कही गई हो, लेकिन आप अंतःकरण अपना टटोलेंगे ना, ये सच मिलेगा आपको कि आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। पत्नी 2-4 दिन नहीं भी बात करेगी चल जाएगा, मोबाइल 1 सेकंड खो जाए आपका 1 मिनट, तो आप नहीं रह पाएंगे। तो रिश्तों को किस कदर इसने प्रभावित कर दिया है। जिस बच्चे को आपने फोन लाके दिया, वो बच्चा आपको फोन वापस नहीं देगा। आप उससे फोन ले लीजिए, वो आपको बाप कहने से मना कर देगा। बिल्कुल, ऐसे है कि नहीं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में जो मेड आती है उसके घर में आज की डेट में माँ और बेटे में, जिसके के पिताजी मर चुके हैं, माँ मेरे घर में इधर उधर काम करके अपना बच्चा पाल रही है। बच्चा कितना बड़ा है? 25 साल का। अच्छा, एक बच्चा 25 साल का है, दूसरा लड़का 27 साल का है। उनके बीच में सिर्फ इस बात के लिए लड़ाई हो रही है कि ये फोन मुझे दे दो, अगर ये फोन तुमने मुझे नहीं दिया, वो लड़का अपनी माँ को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें इस घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। अरे वाह, इतना अच्छा पूत है। जी हाँ, मोबाइल माँ ने लाके दिया, बेटा कुछ काम नहीं कर रहा है। 25 साल वालों को तो काम करना जी हाँ, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो दिन भर फोन पे लगे रहते हैं। माँ ने कहा कि मेरी कमाई से तुमने फोन लिया है, मैं ये फोन वापस नहीं दूंगी। लड़के ने बोल दिया या तो अपनी नस काट लूंगा या तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, मुझे मोबाइल दे दो। ये मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, मैं आपको उसका नाम, नंबर, फोन मतलब सब बता सकती हूँ। ऑब्वियसली आप सच बोल रही हैं। इस तरह के बच्चे भी हैं। बच्चे तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। मैंने अपनी बुक में एक पूरा चैप्टर बनाया है जिसका नाम है द हॉरर स्टोरीज। द हॉरर स्टोरी, ओके। उस स्टोरीज में मैंने पूरी दुनिया में ऐसे जितने भी कारनामे जिनके पीछे सिर्फ मोबाइल है, वो सारी स्टोरीज मैंने डाली हैं। और आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा कि एक 17 या उससे भी कम उम्र का, मुझे उम्र याद नहीं है, वो अपनी छोटी बहन के साथ अश्लील हरकतें इसलिए करता है क्योंकि उसने कुछ समय पहले एक पॉर्न देखा था जिसमें किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किसी लड़के के द्वारा किया जा रहा था। आप क्या समझ रहे हैं इस मोबाइल को? आप सोचिए कि उस लड़की को, अपने ही भाई के को इस रूप में देखना, क्या उसका मतलब भविष्य होगा? सिर्फ मोबाइल है इसके पीछे और कुछ नहीं है। और तो कहीं वो बेचारा बाद में एडमिट कर रहा है इस बात को जेल में कि मैंने इस हरकत से पहले वो मोबाइल में वो पॉर्न देखा था, मेरे फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया था और मुझे लगा कि मैं कैसे करूं, करके देखता हूँ। तो उसे अपनी बहन मिल गई, छोटी सी बहन। इसलिए मैं इसको बहुत ही सेंसिटिव इशू मानती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ या ज्यादा सोचती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के 10 साल बाद, 50 साल बाद लोग सच में पागल हो जाएंगे इस चीज के पीछे। आपके रिश्ते खत्म हो चुके होंगे और आपके बच्चे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जा चुके होंगे। वो पहले भी नहीं पूछते थे और आप तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज हम घर से ही दे रहे हैं। जैसे बच्चा रोआ ना, मोबाइल दे दिया, चुप हो जाएगा। तो कहीं हमें कुछ बातें करनी है, हाँ, क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम घर से वो प्रैक्टिस, आपने इतना अच्छी चीजें बता दी कि ये प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। जी हाँ, आपको इम्पोर्टेंस हमेशा हम लोगों के जो बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसको देना है। मोबाइल को आपको अगर कुछ हो भी रहा है तो आप साइड में रख दीजिए। जी हाँ, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ और मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा था, जैसे कि कोई ऐसी स्पेसिफिक एज है या कोई ग्रुप है जो ज़्यादातर मोबाइल के जिन लोगों को लत लगती है, या कोई बिजनेस क्लास ऐसी है, प्राइवेट क्लास ऐसी है, कोई पर किस तरह के लोगों को ज़्यादातर इसका एडिक्शन ज़्यादा होता है? देखिए, जितना मैंने स्टडी किया बुक लिखने के लिए, जितना लिटरेचर मैंने या केसेस स्टडी किए, वैसे कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। ओके। हर उम्र में जा रहा है, हर घर में जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसके पास ज्यादा पैसा है जी उसके पास जा रहा है, बल्कि मुझे तो ये लगने लग गया कि जिसके पास थोड़ा कम पैसा है वहां एडिक्शन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप और मैं कम से कम आज पॉडकास्ट में बात तो कर रहे हैं ना जी, वो लोग बात भी नहीं कर रहे। जी जी जी, क्योंकि उन लोगों का लेवल, वो इसको एक स्टेटस सिंबल मान के चल रहे हैं। आप सोचिए, गरीब व्यक्ति, सपोज रिक्शे वाला है जी, या मजदूर है, उसके हाथ में अगर 15,000 का मोबाइल है तो वो तो इसको अपने लिए एक अमीरी दिखाने का सिंबल मान रहा है ना। वो इसको खतरे के रूप में कभी नहीं ले रहा। आप और मैं पढ़े लिखे हैं, भले ही हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये खतरा हो सकता है। लेकिन वो जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास सिर्फ किसी तरीके से पैसा आया और उसने उसको खरीद दिया और अपने बच्चे को दे दिया, ये सोच के कि मैंने कितना बड़ा काम किया, अमीरों वाले शौक मैंने अपने बच्चे के पूरे कर दिए। बिल्कुल, वो उसका नेगेटिव साइड कभी देख ही नहीं पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि लोअर इकोनॉमिक स्टेटस
में भी ज्यादा दिक्कत है। वैसे फिर भी मैं किसी स्पेसिफिक उसमें नहीं जाना चाहती, मुझे लगता है सब में इक्वल है। इक्वल, हाँ, फिर भी अगर हम ये देखें कौन ज्यादा प्रोन है, जी, जो लोग इमोशनली इनस्टेबल हैं, ओके, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कमी है, जी, दोस्तों की कमी है, जी, जी, माता पिता समय नहीं दे रहे हैं, या जीवन में कोई ट्रॉमा ऐसा हो गया, डिप्रेशन ऐसा हो गया, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो अपनी उस खुशी को मोबाइल के जरिए मोबाइल में पूरा तलाशते कर रहे हैं। ओके, तो ये इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ओके, कुछ लोग हैं जो दिखावे में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। ओके, अब मेरे पास आज कुछ, मैं आज कहीं घूमने गई तो मुझे जरूरी है, मुझे पिक डालनी है। मैंने आज बहुत बढ़िया मतलब महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया तो मुझे पिक डालनी ही डालनी है ना। मैं किसी कार में बैठी कहीं घूमने जा रही हूँ तो मुझे उस टूर की पिक डालनी ही डालनी है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक और शो ऑफ वाले जीवन में जीना चाहते हैं, भले ही वो रो रहे होंगे वहां पे बैठ के बाद में, पिक बनाने के बाद, लेकिन पहले तो स्टेटस से जोड़ दिया गया था, उसी दोस्त से मतलब बाद में लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी रील बना के पोस्ट जरूर कर देंगे। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। और तीसरी चीज, जिन लोगों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है, ओके, उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे इन 24 घंटों का यूज कैसे करना है। तो वो लोग बिल्कुल मोबाइल की, क्योंकि वो 1 घंटे यूज करें या 2 घंटे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज आपको पता है कि मुझे 1 बजे तक जॉब करनी है, मुझे फिर 2 से 4 पॉडकास्ट बनाना है, फिर मुझे 6 से 8 अपने घर में समय देना है, तो आप चाह के भी एडिक्शन में पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिस आदमी को ये पता ही नहीं है कि मेरे को, ना ही उसके पास कोई एम है, जो लोग एमलेस जीवन जी रहे हैं, हाईली मोटिवेटेड नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य बना के नहीं चल रहे, वो लोग भी इसके एडिक्शन में इजीली पड़ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, इमोशनली इनस्टेबल हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। इसी तरीके के लोग मोबाइल एडिक्शन में ज्यादा पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजकल लोग मोबाइल को स्टेटस से जोड़ते हैं। एप्पल है मेरे पास, हाँ, 16 प्रो है या 16 प्रो मैक्स है, तो वो अपना स्टेटस हो गया, वो उसको ऐसे कर करके घुमा भी रहे हैं। मतलब नया फोन लेके आया कोई, 4 दोस्त बैठे हैं तो वो दिखा रहा है कि यार कोई तारीफ तो कर दो। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटस से जोड़ने वाली बात भी हो गई है। तो मैम जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ों की नेगेटिव पहलू तो बता दिए कि मोबाइल, और बाकी में नेगेटिव पहलू हैं ये, इसको मेरे ख्याल से जो भी सुन रहे होंगे वो ओके ही करेंगे कि हाँ मैडम जो बोल रही है सही बोल रही है, और ये बाकी ऐसा है। इससे ज़्यादा और भी अगर सोचा जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो आपने पूरी बुक में लिखे हैं, तो वो पढ़ ही लेंगे लोग। और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि मैम की बुक को प्लीज़ पढ़िएगा। मैं भी ना अभी अमेजोन से कुछ सर्च कर रहा था, तो मैंने अभी 2 भागवत मंगवाई थी, एक गीता प्रेस वालों की और एक और मंगाई थी मैंने जो इस्कॉन वाले हैं। तो मैंने वहाँ पे आपकी बुक देखी थी। अच्छा, तो फिर मैंने जस्ट ऐसे ही नाम नंबर कहीं से निकाला आपका वहाँ से, और मैंने आपको फिर कांटेक्ट किया कि इस पे क्यों ना एक समाज को मैसेज दिया जाए। और ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है, हर घर से रिलेटेड है। हर इंसान, चाहे मैं हूँ, मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा भाई हो, मेरे पेरेंट्स हो, कहीं ना कहीं समस्या से जूझ रहे हैं, जो एडिक्शन की समस्या है। तो मैम ये आपने नेगेटिव पहलू सारे बताए, और ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही पहलू है। लेकिन अभी हम इसका यूज़ तो जैसे जॉब क्लास वगैरह वाले हैं, या जो हमें लगता है कि हमें यूज करना ही चाहिए, या कुछ कभी कभी एंटरटेनमेंट भी जरूरी लाइफ में, कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो इसके पॉजिटिव पहलू और क्या क्या हो सकते हैं मोबाइल के? क्योंकि अभी आपने जो बताई है, कुछ लोगों को हो सकता है डर लग गया हो तो उनको डर से उभारना भी है। कुछ लोग ये भी कह देंगे देखिए आपका पॉडकास्ट हम मोबाइल पे ही देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल की बुराई कर रहे हैं, मोबाइल की बुराई कर रहे हैं। जी। तो वैसे ये चीज मैंने ना अपनी बुक में भी लिख दी है कि इस बुक को लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप वो बाबा आदम के जमाने में चले जाएं, है ना, आदि मानव वाले टाइम पे चले जाए, कबूतर भेज रहे हैं। जी, वो वाला जमाना नहीं है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब तक आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तब तक ये एक वरदान है जी। अगर मोबाइल आपको यूज कर रहा है तो ये अभिशाप है, तो ये श्राप है। बिल्कुल। बस इस बात को समझ लीजिए कि कौन किसको यूज कर रहा है, ये आपके लिए एक नौकर है जी। विज्ञान ने आपके लिए एक असिस्टेंट रखा। आप सोचिए, आपके घर में आपने कोई काम अपने लिए कोई सहायक रखा, चाहे ऑफिस में रखा, और एक दिन वो असिस्टेंट आपकी कुर्सी पे जाके बैठ जाए और आपको ऑर्डर देने लगे, तो आपको कैसा फील होगा? गलत लगेगा ना। ये क्या हो गया, ये तो मतलब हम ही इसके नौकर हो गए। हाँ, तो मोबाइल के साथ यही हो रहा है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये आपका असिस्टेंट है, ये आपका नौकर है, ये आपके जीवन को, आपके रिश्तों को, आपकी हेल्थ को, आपके समय को सही करने के लिए लाया गया था।
और जब आपने इसको अपनी कुर्सी दे दी, जी, अब तो भैया आपको अपने हिसाब से चलाएगा। चलाएगा। तो मेरा मोबाइल से मतलब मेरी मोबाइल से कोई दुश्मनी नहीं है। जी जी। जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई अपना मोबाइल देखते मुझे हैं तो ये हमसे डर मना लग रहा कर है दिया। कि मोबाइल कंपनियां पे बैन कर दें। हाँ, हो सकता है मुझ पे केस कर दे। केस कर दें। तो तो बस यही कहना चाहती हूँ जी। कि मोबाइल को आप अपनी बुद्धिमत्ता से यूज करें। उसके पास भी एक इंटेलिजेंस है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, है जी। जो एक नया खतरा है। खैर मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना जी, चाहती, जी। लेकिन आप उसे यूज करिए, आप उसके मालिक बन के रहिए, जी। आप उसके नौकर मत बनिए, आप उसको यूज करिए, उसको खुद को यूज होने मत दीजिए। यही मैसेज है मेरा, यही सबसे बड़ा मैसेज है। ओके। आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आपका भी मन है, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको स्विच ऑफ कर सके। ओके। अगर रात के 2 बजे 1 बजे आप जग के कंपेल हो रहे हैं और चाह के भी आपका हाथ स्क्रॉल करना रुक नहीं पा रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका मालिक है, वो आपका नौकर अब वहाँ नहीं पे रहा। हावी हो गया। हाँ, स्थिति मत आने दीजिए। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके करियर के लिए, दुनिया भर के लिए जानकारी लेने के लिए जी। इससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई आविष्कार नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल इसकी फैन हूँ, जी। लेकिन मैं इसको असिस्टेंट ही बनाना चाहती हूँ, मालिक तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। यही चाहती हूँ बस। जी, आपने बिल्कुल इतनी शानदार बात कही है कि इसको हम असिस्टेंट के तौर पे ही रखें, मालिक ना बनने दें। और जब असिस्टेंट रहेगा तो हमारे इतने सारे काम करेगा, सारे काम है करेगा। ना। पहले इतनी दिक्कत रहती थी कि हम चिट्ठियों के माध्यम से लोगों से कम्युनिकेशन क्या करते थे, और कम्युनिकेशन जहाँ पे चिट्ठी पहुंच रही है तो उससे पहले किसी की हम खोज खबर या कोई बीमार वगैरह तो उसकी डेथ भी हो जाती हाँ, थी, समय पता पे हमें मिल नहीं पड़ पाता था। तो आजकल हम इतना मतलब साइंस ने हमें इतनी अच्छी चीज दे दी कि तुरंत के तुरंत मोबाइल मिलाएंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, चेहरा हाँ, देख लेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सिद्धि है जो सारी चीजें हमें फटाफट चीजें करा देती है। फायदा है आपको। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो फटाफट आपने बस सर्च किया गूगल पर, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली। तो ये वाकई में हमारे लिए वरदान है, इसको अभिशाप ना बनने दें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपने चेक इन पॉइंट भी बता दिए कि ये हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये हमारा मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी होता है, रात को आंखें दुख रही होती हैं, हम ऐसे कर करके लगे होते हैं उसमें, लगे नहीं होते हैं, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी आप छोड़ नहीं पाएंगे। ये एक चेकिंग पॉइंट हो गया कि भाई आप एडिक्ट हो रहे हो। तो एडिक्ट होना तो मतलब किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज गलत ही है। इस पर मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मोबाइल का एडिक्शन, कुछ लोग, मैंने अभी एक रिसर्च पेपर लिखा था, जी जी। उसमें मैंने ये, उसका टॉपिक ये था कि मोबाइल एडिक्शन व्हाई इट इज एज डेंजरस एज अदर एडिक्शन। जनरली क्या होता है, सपोज किसी का बच्चा है, उसको शराब की लत लग गई, जी जी, या सिगरेट की लत लग गई, या चरस गांजा कुछ भी समझ लीजिए, तो वो परेशान हो जाएंगे कोई भी हो, और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि भाई आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है और इसको इलाज करवाओ या इसको इस नशे से निकालो। लेकिन अगर वही बच्चा दिन भर मोबाइल पे लगा रहा है, किसी का ध्यान नहीं जाता। मतलब इसके संग मैं तो ये सोचती हूँ कि ये और एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है। कम से कम बाकी एडिक्शंस को आप बुराई के रूप में स्वीकार तो कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसको तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये एडिक्शन है और ये कितना खतरनाक है। बिल्कुल, इससे एक लाइन आगे तो ये और ज्यादा डेंजरस है मेरी नजर में है। इसमें एक लाइन और जोड़ना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि ये बीमारी है और हम इसको देख ही नहीं रहे कि हमारा बंदा, बच्चा या जो भी नॉन पर्सन है वो किस बीमारी से गुजर रहा है। अब उसी में अगर उसको कहीं ऐसी कुछ है कि उसको हैकिंग करने की आदत पड़ गई, यूट्यूब पे वीडियो देख के या गूगल पे देख के, या उसको जो साइडों पे तो बहुत सारी चीजें हैं, गलत भी अच्छी भी है, तो वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो तो चलो जो सिगरेट पी रहा है अपने तक है, अपने लिए कर रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ, और वो तो समाज के लिए भी कितना उसका दुष्परिणाम हो सकता है। उस पर हमारा फोकस ही नहीं है कि हमारा नॉन पर्सन बेटा बेटी किस चीज की तरफ जा रहा है। तो ये हमें बिल्कुल फसल की तरह, किसान की फसल की तरह टाइम पे टाइम देखना पड़ेगा कि भाई ये कब इसका ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, खेती बाड़ी ठीक चल रही। इसमें अभी आज एक हिंदुस्तान पेपर की मैं कटिंग लेके आया था। तो स्मार्टफोन की लत से बिगड़ रही हृदय गति, डॉक्टर ने बताया फास्ट हो गई है। अच्छा। और भूख प्यास तो हमें बिल्कुल लगती नहीं, जो आपने बताया वो सारे लक्षण इन्होंने बता रखे हैं। बिल्कुल। नीली रोशनी जैसे आपने बताया, तो बोला कि इनका हम पे प्रभाव पड़ता है, दिमाग पूरी तरह से व्यस्त रहता है, तो बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में आनी चाहिए वो आ ही नहीं पाती, क्योंकि हम विचार ही थॉट ही नहीं कर पाते। कुछ जो हमें क्रिएटिविटी चाहिए वो क्रिएटिविटी हमारा माइंड सोचता नहीं है, वो फटाफट क्या है कि अधीन हो गया किसका, मोबाइल का। मुझे कुछ ऐसे बनाना है, कुछ किसी को या फिर निबंध लिखना है या कुछ जानकारी चाहिए, तो क्या करेंगे फटाफट
गूगल करेंगे। वो मम्मी से नहीं पूछेंगे, दोस्त से नहीं पूछेंगे, टीचर से नहीं पूछेंगे, गूगल करेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो दिमाग में आनी चाहिए थी और ज्यादा, वो क्रिएटिविटी वो वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। तो ये इन्होंने इतनी अच्छी सारी चीजें दी, तो मैंने लगा कि मैडम के साथ मैं इसका भी एक बार बिल्कुल, ये डिस्कस सारी करूंगा। चीजें हैं ही, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जी, जी। सरकारों का, जी जी एनजीओज का, जी, स्कूल्स का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वैसे तो देखिए, बच्चों की सारी जिम्मेदारी प्राइमरीली तो पेरेंट्स की ही होती है, बिल्कुल लेकिन हमारे देश में मुझे लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा कुछ उम्मीद रखना बेकार है। बिल्कुल। क्योंकि हम उस देश में हैं जहां माता पिता बनना एक बहुत ही मतलब हल्की सी बात है। आपके बच्चे हो गए और माता पिता बन गए। जी जी, मैं ये सोचती हूँ, ये मेरा एक पेट डायलॉग है कि बच्चे पैदा होने से आप माता पिता नहीं बनते। बिल्कुल। जिस दिन आप बच्चों को समझ पाते हैं जी, और उनको सही परवरिश दे पाते हैं, तभी आप माता पिता बनते हैं, बिल्कुल। है ना। कोई भी, और खासकर पिता बनना मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल है। माँ तो फिर भी, क्योंकि गर्भ धारण करती है 9 महीने तक, वो माँ बनी जाती है, जी, बच्चे की तरीके से अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस ले जी, आती है। जी, जी। पिता की लाइफ में ज्यादा चेंजेस आते नहीं है। तो अब वो टाइम आ गया है, मुझे लगता है कि फादरहुड भी, उसके लिए भी बहुत ज्यादा सोचा जाना चाहिए कि एक बच्चे को पालने के लिए फादर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कोर्सेज होने चाहिए। कुछ नहीं तो इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं, कोई पिता भी बुक्स, मतलब बच्चा पैदा करने से पहले बुक्स पढ़े और फिर वो तैयार हो फादरहुड के लिए। जी। मैं ऐसे मतलब कल्पना करती हूँ ऐसे समाज की, तब जाके हम इन चीजों से, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो या डिप्रेशन हो या अदर प्रॉब्लम्स हो, तब जाके हम अपने बच्चों को सही राह दे पाएंगे। बिल्कुल, आपने मैडम इतनी शानदार बातें कही हैं, मतलब मैं अभी रोंगटे से खड़े हो गए मेरे, जब आपने बोला ना कि थोड़े पेरेंट्स को भी या फादर को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें जहाँ भी ज्ञान मिलेगा वो तो बुक से ही मिलेगा, और आपको नया कुछ करना नहीं है। किसी ने, आप जैसे किसी पर्सन ने वो ज्ञान रख दिया है, अब बस सिर्फ आपको वो एडेप्ट करना है। वो भी किसके लिए करना है? जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में प्रेशर में मरे जा रहे हैं ना, आप नौकरी की टेंशन में मरे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों का पैसा नहीं बन रहा है, उसमें टेंशन ले रहे हैं। लेकिन आपकी जो फसल है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके बच्चे हैं, उनकी तरफ आपका ना कोई, आप उनके लिए कोई कैसे उनको एजुकेट किया जाए वो पढ़ना चाहते, ना आप ऐसे ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते। आई थिंक मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट भी, अगर आपका जो इतनी अच्छी आपने बातें बताई है, वो कोई पेरेंट्स अगर थोड़ा सुन ले तो हो सकता है कि बहुत बड़ा लाइफ चेंज उनकी लाइफ में, बच्चों को उनके को लेके आ जाएगा, नॉन पर्सनों को लेके। तो मैम, आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें पेरेंट्स के लिए बताई, मदर के लिए और फादर के लिए। इनको ऑब्वियस है कि हर इंसान को ध्यान में रखना चाहिए अपने बच्चों को लेके। अभी जैसे पॉडकास्ट में ना हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपकी जो इतनी अच्छी बुक, मैंने अभी आपने कुछ चीज़ें बताई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात ना हमारी बच्चों के लिए हो रही है। जहाँ पे हमारे बच्चे होते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट हमारा बच्चों से होता है। तो ये बुक के लिए अभी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि हमें पूरी पढ़नी है, मान लो मुझे पूरी पढ़नी है, तो जो आपकी बुक है, एक तो कहाँ मिलेगी ये बताइए प्लीज, और बुक के बारे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ और जानने को मिल जाए तो वो भी बताइए प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो। देखिए, ये मेरी बुक है, मैं शो कर देती हूँ। ओके, हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन नाउ। तो नाउ का मतलब ये है कि अभी कहीं ना कहीं खींचने की जरूरत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि ये चीज मतलब कुछ लोग बहुत सोच से आगे चलते हैं, समाज से आगे की सोच रखते हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी इतना टाइम नहीं आया, कि अभी तो स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको जब बुक का आप हॉरर स्टोरीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसे ऐसे केसेस जिसमें कि एक बच्चा बकायदा, मतलब बड़ा वाला तलवार या जो बहुत शार्प बड़ा चाकू होते हैं जो शेफ इस्तेमाल करते हैं, वो अपने पापा को मारने के लिए लगभग तैयार था, सिर्फ मोबाइल के लिए। तो यकीन मानिए, समस्या विकट हो चुकी है। जिसके लिए मैंने बुक लिखी, वो इंसिडेंस मैंने आपको बताया ही था। तो बुक आपको अमेज़न पे मिलेगी। बुक की खासियत ये है कि ये मैंने बुक इस तरीके से लिखी है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है। जैसे आप तो माँ बाप है, आप तो मजबूरी में पढ़ेंगे, अब आपको लगेगा कि भाई बच्चे कैसे पढ़े, टीनेजर्स। मैंने बुक को इस तरीके से लिखा है कि अगर आप किसी 16-17 साल के बच्चे को भी देंगे, वो नॉन रीडर है, ज्यादा बुक्स पढ़ने में उसकी हैबिट नहीं है, तो भी उसको बुक अच्छी लगेगी। इजी लैंग्वेज, इजी वर्ड्स का यूज किया है, लैंग्वेज बहुत इजी रखी है। मैंने इसमें जगह जगह पिक्चर्स का भी यूज किया है, क्योंकि बच्चों को कुछ चीजें अट्रैक्ट करती है। हाँ, और कुछ ऐसे चैप्टर्स डाले हैं जो 80 साल का व्यक्ति पढ़ेगा उसको भी अच्छा लगेगा,
18 साल का व्यक्ति पढ़ेगा उसको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल। एक और खास बात है बुक की कि बुक को पढ़ने के बाद जी आपको क्या मिला जी और आपको उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज कैसे करना है। जी। मैंने इसके लिए एक्सरसाइजेज दी हैं। अरे वाह, अक्सर क्या होता है कि बुक्स तो थ्योरी होती है, बिल्कुल बुक्स में कुछ चैप्टर होते हैं, आपने जी। बढ़िया बुक लगी, आपने खत्म करी, वो बुक शेल्फ में चली गई और जी। आप भी इधर आ गए, बुक उधर चली गई। ओके ओके लेकिन मैंने हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी हैं ताकि उस चैप्टर का निचोड़ उस एक्सरसाइज में है। आपको पता तो चल गया थियोरेटिकली, लेकिन आप उसको जीवन में लागू कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट कैसे करना और लागू करने के बाद आप अपने को चेक कैसे करेंगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, चेक पॉइंट भी आपने हम इससे रखें। क्या सीखा। जी जी, तो वो पूरा मैंने ना एक एक्सरसाइज के फॉर्म में भी दिया है। अरे बहुत बढ़िया तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा, आपको अलग से वर्क बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जी। इसी से ही आपका सारा काम हो जाएगा। ओके तो बुक आपको अमेजोन पे मिल जी, जाएगी, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल और हमारे पास कुछ फोन नंबर्स हैं, जी, पब्लिशर्स के नंबर हैं, आप उनसे डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं और मतलब दोनों ही तरीके आप से। अमेज़न से मंगा सकते हैं, पब्लिशर्स के हाँ, जो नंबर है आप publish- उनसे और मुझसे भी मंगवा सकते हैं, तीनों से आप आपसे भी कहीं से भी मंगवा ले सकते हैं। ओके मैम, एक हमारा क्वेश्चन रह गया, जैसे आपने बताया था कि जो 17-80 साल के लोग हैं वो भी फोन के एडिक्ट हैं, हाँ, वो तो ठीक ही है, मतलब उनको तो एंजॉयमेंट करनी दी जाना चाहिए, उनके लिए भी कुछ आपने चेक पॉइंट बना के रखे कि यहाँ पे कंट्रोल करना है। हाँ, ऐसा मुझसे कि किसी ने पूछा था, भाई हमने अपना जीवन जी लिया, बच्चे पाल लिए, सब कुछ कर लिया, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तो उनके लिए क्या सलाह है लेकिन आपकी? मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, जापान में अगर आप जाएंगे, जापान ना मेरा फेवरेट कंट्री है, मैं भारत में रहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अपने देश से, लेकिन जब किसी से सीखने की बात आती है मैं जापान से बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी फेसबुक पोस्ट पे देखेंगे, जापान पे बहुत सारे पोस्ट में डालती हूँ। जी जी, वहां पे 60 साल 80 साल 100 साल का भी व्यक्ति होता है ना, वो अपने लायक काम ढूंढता है। बिल्कुल, हमारे देश का कल्चर थोड़ा सा अलग है, हमें ये लगता है कि 60 साल का हो गया, अब इनसे काम नहीं करवा रहे तो हम इनकी इज्जत कर रहे हैं। जी जी जी, है ना, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी बदलनी चाहिए, वो हमें संस्कारों से जोड़ दिया जाता है। हाँ, आप उनके संग टॉर्चर मत कीजिए, आप उनको जबरदस्ती मजदूरों की तरह काम करवा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन आप बूढ़े भी हैं तो भी आप देश की संपत्ति हैं, मैं ये मानती हूँ। आप पहले की तरह 8 घंटे काम नहीं कर सकते, आप 4 घंटे कीजिए। आपका शरीर बहुत ज्यादा वीक है तो शायद आप 2 घंटे करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तो शायद अपनी छोटी पीढ़ी, ये जो पोता पोती हैं, आज के दादा दादी को भी मैं कहना चाहती हूँ, पोता पोती को देखने का टाइम नहीं है, वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा देखिए, दादी, हाँ हमारी, मुझे याद है दादी नानी पहले ना पुराने किस्से कहानी और लोरियां सुनाती थी, अपने रीजनल लैंग्वेज के गाने सुनाती थी। अच्छा, आज की दादियां तो वो लोरी भी ना फोन में दे देते हैं। वही सारे गाने फोन में सुनने पड़ते हैं। तो भाई बच्चा बड़े होके दादी की इज्जत करने वाला नहीं है, क्योंकि उसने लोरी नहीं सुनी दादी से, तो वो मोबाइल की इज्जत करेगा, उसके लिए वही दादी है। इस पे मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स भी बनाई थी, एक गेम चल रहा है ग्रैनी गेम। वो ग्रैनी गेम में दादी को भूतनी के रूप में दिखाया गया। हाँ, ग्रैनी बड़ी खतरनाक दिखाई, बड़ी खतरनाक है, और उसमें ग्रैंडपा भी आते हैं। यानी कि भूत भूतनी का पिक्चराइजेशन, तो मतलब दादा दादी को भूत भूतनी बना दिया। और उस पूरे गेम में बच्चों को दादा दादी से बचना होता है, वरना वो मार डालेगी। अब आप ये सोचिए कि मेरा बच्चा भी 5 साल का है, आपका भी होगा। एक 5 साल का बच्चा दादा दादी को भूत भूतनी चुड़ैल के रूप में देख रहा है, उनसे डर रहा है और उनको मारने की साजिश कर रहा है, या तो वो उसको मार देंगी। तो क्या आपको लगता है बड़े होके वो अपने दादा दादी की इज्जत करने वाला है? बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे करेगा भाई? इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जो दादा दादी हैं, अब वो अपने कमाने वाले, मतलब पीरियड उनका ओवर हो चुका है, तो संस्कार वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। और उसके अलावा भी अगर आप बाहर भी इधर उधर थोड़े सोशल वर्क में एक्टिव हो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो भी आपके लिए और समाज के लिए भी अच्छा है। मैं तो मानव संसाधन को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। देश के विकास में 5 साल का, 15 साल का, 50 साल का और 100 साल का व्यक्ति भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हर व्यक्ति की अपनी महत्ता है। एक बार इस डिब्बे से बाहर तो आइए। क्रिएटिविटी के बहुत सारे साधन हैं। अगर आप बच्चों को स्टोरी टेलिंग से भी कुछ सिखा देते हैं तो यकीन मानिए आपका बुढ़ापा सार्थक है, उस बच्चे का बचपन सार्थक है और इस देश का की नागरिकता सार्थक है। यही मेरी लास्ट है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपकी लाइन से एक मतलब मुझे बचपन याद आ गया, जब फादर की मतलब जो जॉब रही मथुरा रही है, तो मेरी बेसिक एजुकेशन 8 तक मथुरा में हुई है। तो होता क्या था कि जब हम गांव आया करते थे तो जो दादाजी थे वो हमसे क्या अपने पैर दबाया करते थे। तो हमारी संस्कृति में भी ये पैर दबाना, तो उसमें कोई नया कुछ काम भी नहीं है जी। तो पैर दबाया करते थे और हमें कहानी सुनाया करते थे। तो लालच क्या था कि पैर दबाने में तो चलो कोई समस्या ही नहीं है, तो हम
पैर दबाना, बाबा पैर दबा दो। हाँ, लालच क्या था, कहानी सुननी है। कहानी सुननी। तो बस वो भी समझते थे कि अभी तक कहानी सुनना सुननी है। तो हुआ करता था, हम जितने भी भाई बहन थे या चचे ताऊ थे, तो ऐसे कम से कम 10-12 लोग, चारपाई उनकी बीच में है, हम लोगों ने बीच में सारे सराउंडिंग चारपाइयाँ बिछा ली और बैठ के सारे के सारे उनसे कहानी सुन रहे। तो उसमें 10 भी बज रहे, 11 ही बज रहे, तो कभी इतनी सारी कहानी सुनाया करते थे। जी हाँ, तो उनकी कहानियों से हमें एक तो मोरल क्या रहा कि हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशनल चीजें मिल रही है। अच्छा, बाबा को भी पता है कि मुझे नाती को क्या देना है या पोते को क्या देना है या नातनी को क्या देना है, अच्छी बात ही बताएंगे। तो हमें अच्छे संस्कार वो बिल्कुल फ्री फंड में मिल गए, कहानियों के माध्यम से मिल गए सीखने को। और एक बॉन्डिंग जो हुई दादा और नाती के बीच में, वो इस तरह का रिलेशन था कि हो सकता है पापा की मतलब रेस्पेक्ट तो करते ही हैं, हो सकता है पॉइंट 1 में कभी रेस्पेक्ट ना भी हो, लेकिन वो पॉइंट 1 में दादा की रेस्पेक्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, है ना। तो वो एक इतनी अच्छी बाउंडिंग बन जाती है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं बाउंडिंग की, जब आपने कहा कि जो 70-80 साल के लोग हैं, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, तो उनके पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो उन्होंने समाज से अच्छा बुरे की एक डेफिनेशन सीखी है, वो एटलीस्ट आपको समय पे फोन को साइड में रखते हुए चलाओ, आप एंजॉय करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नाती पोते या जो बच्चे हैं उनमें देनी ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। अजय भैया, आपका भी कुछ क्वेश्चन है? देखिए, आपकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी, वाकई में मैं आपसे कहते हैं ना, एक आदर्श समाज के लिए छोटे बच्चों को, मतलब जब हमारी किसी घर की बचपन में सुना था, और ये हकीकत ही है किसी देश के निर्माण के लिए, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए, कि जो हमारा यूथ तो बात की चीज़ है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हाल होते हैं, जैसे किसी मकान की नींव ही कमज़ोर है, तो उसका भवन मतलब टिकेगा कैसे, टिकाऊ कैसे होगा। तो मैं आज के दौर में देख रहा हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे नहीं, एक सोचने वाली आज की जो जनरेशन है वैसे ही एडवांस है हम लोगों से, कि हम लोग तो ये टेक्नोलॉजी इतनी हमारे टाइम में इतनी मजबूत नहीं थी, आज मजबूत ज़्यादा हो गई है। उसके नुकसान भी हैं कि मैं देखता था कि 5-6 साल के बच्चे भी होते थे, कोई रिलेटिव आता था तो गेट के पीछे छुप जाते थे। आज की जब शर्माती थी, वो एक तो शर्म झिझक टीवी मोबाइल उसके जरिए खत्म हो चुकी है। जी, चलिए, वो अच्छी भी चीज़ है, बुरा भी नहीं है कि बच्चे सामने आएंगे तो समझेंगे। हाँ। पहले 5-6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा भी इतना हिंसक नहीं होता था। आज के टाइम में 1 ईयर का, 2 साल के नीचे का बच्चा भी इतना हिंसक देखा है कि फोन को उठा के मार देना। तो उस चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल से, एक लत से छोटे बच्चों को दूर कैसे रखा जाए, मेरा फोकस ये है। और दूसरी चीज़ कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि माँ के पेट में बच्चा रहता है तो वो उसे तो मिल जाता है कि भाई ये बच्चा है मेरा, पिता है। एक नालायक कहेंगे, नालायक से लायक पिता कैसे बना जाए, 2 चीज़ों पर फोकस, मतलब मेरे मन में भी चीज़ जागी है। बाकी तो हर पिता बच्चे के लिए सब कुछ करता ही है। देखिए, मेरी आदत है, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक बातों को बहुत ही मतलब व्यवहारिक तरीके से समझने की और समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि जिस दिन आप अपने अंदर कोई भी परिवर्तन करते हैं तो आप पिता बन जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया, वाकई में, है ना। देखिए, आप पहले 10 बजे घर आते थे, आपको लगता था कि कौन है, पत्नी तो कोई बात नहीं, वो तो घर, आप उसकी शायद ज़्यादा परवाह ना करें। लेकिन अब आपने ना 8 बजे घर आना शुरू कर दिया। वो जो आप चौक पे खड़े होके अपने दोस्तों के संग घूमते थे, दुनिया जहान की, पॉलिटिक्स की, इधर उधर की बातें करते थे, आपने कहा नहीं, अब मेरा ना बच्चा है, मुझे उसको ना कहानी सुनाने जाना है, आज मुझे उससे साथ बैठ के बातें करनी है। आपने अपना वो जो 2 घंटे का पर्सनल एंटरटेनमेंट था, उसको अपने बच्चे के लिए उस बिहेवियर को चेंज कर दिया। तो मैं समझती हूँ आप पिता बन गए। बहुत अच्छा। आप 8 बजे उठते थे, आपको जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर मैं 8 बजे उठूंगा तो मेरे बच्चे में भी देर से उठने की आदतें बनेंगी, और कल को मैं इसे डांटूंगा। कोई भी पिता जो खुद लेट उठता है वो बच्चे को यही ज्ञान देता है कि बेटा जल्दी उठो। अब आपने क्या किया, अब आपने 5 बजे उठना शुरू कर दिया और अपने बच्चे को प्यार से 6 बजे उठाया कि बेटा देखो मैं भी जल्दी उठ गया, आओ उठते हैं। तो जब आपने उस अपनी हैबिट को, अपने उस सुबह की नींद को, अपने उस कंफर्ट को चेंज किया, तब आप पिता बन गए। बस मैं ये 2 ही बातें कह सकती हूँ पिता बनने के। आज के टाइम में मैंने देखा है कि ज्यादातर जो पिता हैं, हमारे दौर में तो हम ऐसे बच्चे थे कि पिता डांटते भी थे,
पिटाई भी लगती थी, वो कोई बुरी बात नहीं थी। वो बेलन से, चप्पल से, जो भी माँ, मतलब आज के टाइम में ऐसा नहीं है। बहुत ही कम जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे दीपक जी ने बताया कि हम भी किसान हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, अपने आप को समझता हूँ। जो पौध है उसको हम सींचते हैं, खाद पानी अच्छी लगेगी। तो ये मोबाइल जो है कि ये यूरिया है, हम कह रहे हैं उर्वरक जो लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। हम तो जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं, तो बच्चों को मोबाइल की लत से दूर कैसे किया जाए? देखिए वो तो मैंने बता दिया, मेरी बुक आई है, बुक पढ़िए। अच्छा, बुक पढ़िए तो आपकी बुक है, थोड़ा चलिए समय खर्च जी, जी, कीजिए। जी, जी। लेकिन हाँ देखिए, मोबाइल एडिक्शन बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है। एक तो ये कि आपके हाथ में जितना कम मोबाइल दिखेगा, आपके हाथ में, आपकी पत्नी के हाथ में, आपके घर में अगर इवन कोई मेहमान भी आ रहा है, आप उससे भी कह सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा यहाँ बैठा है, आप इसको पॉकेट में रख लीजिए। इसमें आपको शर्म आने वाली कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा, है ना। वो आपको अप्रिशिएट, अगर समझदार होंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, और समझदार नहीं है तो आपको उनकी परवाही क्यों करनी है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो मैंने बोला, बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाले होते हैं। आपको वो जो ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपका बच्चा आपके हाथ में फोन ही नहीं देख रहा, सपोज आपने कहीं छुपा लिया है पॉकेट में, उसे नहीं दिख रहा, तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान नहीं जाएगा। ब्रेन का एक रूल होता है, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। जो चीज बच्चे की आंखों में नहीं दिखेगी, यकीन मानिए उसके विचार उसके पास नहीं आएंगे। 50% तो कंट्रोल ऐसे ही हो जाएगा। उसको कहीं भी घर में ना मोबाइल नहीं दिखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप उसके संग बैठ के बातें करेंगे, आपको अपने बच्चे का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, या मैं तो कह रही हूँ और ज्यादा भी, जो उसकी हॉबीज हैं या अच्छी चीजें हैं, वो निकाल के बैठिए। मुझे पता है मेरे बच्चे को बॉक्सिंग बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने उसके लिए ग्लव्स ला दिए, मैं भी पहन लेती हूँ, उसको भी दे देती हूँ, आजा बेटा दंगल करते हैं। जब मैं उससे दंगल की बात करती हूँ, वो मोबाइल पूछता ही नहीं है घंटों तक, क्योंकि वो उस चीज में उसकी सोल जुड़ी हुई है, उसकी हॉबी है, वो उसका पैशन है, तो वो उसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे ही उसको ब्लॉक बिल्डिंग बहुत पसंद है। मैंने उसे इतने तरीके के ब्लॉक्स ला दिए कि घर में मेरे, आप जब भी आएंगे हर समय ब्लॉक्स बिखरे हुए मिलेंगे। तो या तो मैं अपना ब्लॉक्स वगैरह अपना घर समेटने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे सकती हूँ, तो मेरा घर बिल्कुल नहीं बिखरेगा। अब प्रायोरिटी मेरी क्या है, बच्चा है, तो मैंने कहा घर बिखरा रहा है, लेकिन मैंने उसे इतने तरीके के ब्लॉक्स ला दिए हैं कि वो हर समय उन्हें बनाता रहता है। वो जब जब ब्लॉक्स के पास होता है, यकीन मानिए वो मोबाइल नहीं छूता। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो बुक में है, मैं यहाँ पॉडकास्ट की समय किसी में बता नहीं सकती। आपका ये है कि बच्चों को आउटडोर गेम में ज्यादा, आउटडोर भी और देखिए कई बार इंडोर भी, लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, और उसको उलझा के रखना है, उलझा के रखना है। इसमें भी एक फॉर्मूला ये है, या तो आप उसे उलझा दीजिए या वो आपको उलझा देगा। जी, जी, जी। तो इससे पहले कि बच्चा आपके पास आए और बोले कि पापा मोबाइल दो, इससे पहले आप अपने दिमाग में सोच के रखो कि इसे किस एक्टिविटी में उलझाना है। जैसे कि मन भटकाता है कि आज नहीं काम करे कल करते हैं, तो उसी तरीके से बच्चे को मन मान लिया जाए कि भाई ये हमें उलझाने वाला है, तो इसको हम पहले से उलझा दीजिए। बेटा इसके बाद ये, इसके बाद मुझे स्टोरी सुनानी है, इसके बाद हमें बाहर घूमने जाना है, इसके बाद हमें तुम्हें वहां वॉक पे लेके जाना है, इसके बाद हम तुम्हारे वो मतलब कुछ भी करना है, कुछ भी। चलिए, आपसे आपका नाम सुना था, आज आपसे मिले भी बहुत अच्छा लगा। सर्च कर रहे थे, आप बच्चों के ऊपर बहुत सारी स्टोरी डालती हैं, आपके YouTube चैनल पे भी देखते हैं, तो वाकई में प्रभावित थे और लगा कि मिलना चाहिए। तो दीपक जी और हम लोगों ने आपको खोजा। सच में आपने मुझे मौका दिया अपनी बुक के बारे में कहने का, और बुक पढ़ेंगे तो सबको खुशी होगी कि इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने हर उम्र के व्यक्ति के लिए मोबाइल एडिक्शन से कैसे दूर रहा जाए इसके बारे में लिखा है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये शायद मेरी गंदी हैबिट है। क्या हैबिट है वो? जैसे कि मैं बड़ा लकी हूँ, मुझे बड़ी अच्छी वाइफ मिली है, वो सारा घर का काम, बच्चों की मेडिसिन, एजुकेशन वगैरह खुद देखती है, ड्रेसिंग, मतलब जो भी है। मतलब मैंने कभी जिंदगी में बच्चों का डायपर भी चेंज नहीं किया, वो मतलब इतना मैं लकी हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि मुझे अब चीजें मिल गई हैं तो नहीं किया, और वैसे ही थोड़ा सा मैं चीजों में अवॉइड भी करता हूँ, तो ये मतलब मेरी वाइफ कर लेती है। कुछ ही दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब बच्चे रेडी होते हैं, 7 बजे का बच्चों का टाइम है स्कूल का, मैं सोता रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार मुझे भी थोड़ा सा जग जाना चाहिए। बच्चे नहा धो रहे हैं, तो मुझे आज थोड़ा सा फील हुआ जब आपने सारी चीजें बताई कि पेरेंट्स को भी, पिता को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना सुबह उठा जाए, और जैसे आपने कहा ना कि एक हैबिट हमें बच्चों को डालनी है कुछ ना कुछ, तो वो क्या डाली जाए कि मैं ये हैबिट डालूं सबसे पहले कि मैं वॉकिंग के लिए निकलूं। जी हाँ, बच्चों को भी उठाऊं, चलो भाई वॉक करने चलते हैं, बहुत है ना। तो क्या हुआ कि एक उनको एक अच्छी आदत पड़ी वॉक की।
अब वो अगर वक्त की आदत मेरे माध्यम से पड़ती है, 2 4 6 साल हम करेंगे तो हो सकता है कि उसके लिए यूज टू हो जाए, हैबिचुअल हो जाए, वो लाइफ टाइम उसको हैबिट बनाएंगे कि पापा हमारे साथ घूमने जाते थे तो हम भी उनकी जो भी जनरेशन आएगी उसके साथ वो घूमेंगे। तो एक तो हमारी वेल्थ अच्छी हो गई, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि जब भी हम घूमने जा रहे हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन होगा ही होगा, क्योंकि मोबाइल तो ऐसे करके देख के चलेंगे नहीं, है ना, पॉसिबल नहीं होता वो। जी हाँ। तो वो क्या एक कम्युनिकेशन भी होगा। तो जहाँ कम्युनिकेशन गैप था, हो सकता है मैं पूरे दिन बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, कोई भी वजह हो सकती है। जी हाँ। तो आपकी अभी ये सारी बातें सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए, और ये मैं आपसे मतलब अभी यही बोल सकता हूँ कि मैं इसको करने जा रहा हूँ। कितना सच कितना होता है, मतलब कितना इसको प्रैक्टिकली कर पाता हूँ, कितने दिनों तक। मेरे पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट की ये सक्सेस है, सक्सेस स्टोरी रहेगी, उसको डिस्कस करेंगे दोबारा, कभी हम दोबारा पॉडकास्ट के लिए बैठेंगे तो किसी और सब्जेक्ट पे, और मैं इसको बोलूंगा जरूर, अगर मैं कितने दिन तक इसको करता हूँ। कोशिश है कि हमेशा करूँ, तो दुआ करिएगा ऊपर वाले इसी की ये हैबिट और ऐसा हो पाएगा। देखिए अगर आप इंटरनली मोटिवेशन होते, मतलब मोटिवेटेड होते हैं किसी चीज के लिए, तो वो जरूर होती है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम वॉक पे जाएंगे तो मोबाइल तो देख ही नहीं पाएंगे। अब आप इसको इमेजिन कीजिए 15 साल बाद या 25 साल बाद जब आपका बच्चा आपकी उम्र में आएगा, जब वो सुबह उठेगा तो मोबाइल नहीं देखेगा, वो सुबह उठ के घड़ी देखेगा कि मेरा ना वॉक पे जाने का टाइम हो गया है। तो सोचिए आज आपने जो बीज बोया इतना अच्छा, तो वो आपको तब फल देने वाला है। कहते हैं ना पुरानी कहावत है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस समय उसने आपको देखा कि पापा सुबह उठते ही फोन देखते हैं, तो कल को वो भी तो यही करेगा। फिर आप सोचेंगे कि बच्चा मेरे संग में रहता है, वो मुझे सोते हुए देखता है। तो मुझे वो बड़ी गिल्टी सी फील हो रही थी बैठी बैठी, यार मैं उसको मैसेज क्या दे रहा हूँ, मैं उसको मैसेज ये दे रहा हूँ कि मम्मी का हाथ नहीं बटाना। हाँ, है ना, मेरी वाइफ वो मतलब किचन भी तैयार कर रही है, किचन में टिफिन तैयार कर रही है, किचन में सारा कुछ उनके लिए बना रही है, उनको ड्रेस भी पहना रही है, उनको नहला रही है, धुला रही है, बाल कंघी कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बच्चा, मैं बच्चे को मैसेज दे रहा हूँ पापा सो रहे हैं। वो कितना ये सारे काम इनडायरेक्टली उसको ये लग रहा है कि ये मम्मा के हैं, ये पापा के नहीं है। तो अगली बार जब उसकी पत्नी आएगी तो हो सकता है वो भी ऐसा ही करे, और या अगर उसे करना पड़ गया तो देखिए वो उसको ना मजबूरी में जरूर करेगा, वो खुश होकर कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे ये सिखाया कि ये काम तो मम्मा के हैं और पिता कर रहे हैं तो ये मजबूरी, या फिर वो अपनी पत्नी को ही इसका दोषी मानने लग जाएगा। बिल्कुल। वो आज आप कह रहे हैं मुझे, देखिए आज आपने ये कहा कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो सारे काम खुद कर लेती है। अगर वो भगवान ना करे उसे ऐसी पत्नी, तो कहेगा मुझे इतनी खराब पत्नी मिली है सही बात कि जो सारे काम करती ही नहीं है। अब देखिए ये वो कपल साइकोलॉजी में आ जाएंगे हम। वो ये कहेगा कि मेरी पत्नी मेरी माँ जैसी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, आपने अभी से जनरेशन खराब कर दी। इसका लाइव एग्जांपल है। लाइव एग्जांपल क्या है मेरे पास, मेरा जो छोटा बड़ा बेटा है वो 8 साल का है, छोटा बेटा है वो 3 साल का है। तो मैं उससे कभी भी ये नहीं कहलवा सकता कि तो वो मेरा बाबू है, क्योंकि किसका बाबू है, मम्मी का बाबू। आप उसे मोबाइल दे दो, आप उसे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज दे दो, वो बाबू मम्मी का ही है, क्योंकि पापा ने तो कुछ किया ही नहीं, सोते हैं अब तो वो सोते हुए देख रहा है। तो ये आपसे बात करने से ये थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि ये चीजें गलत है। जब मुझे रियलाइजेशन हुआ है तो आई थिंक जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होना चाहिए। सोचो मेरा मिथ भी कितने सालों बाद टूटा है। शादी को मेरी 2015 में हुई थी, तो अभी कितना साल हो गया भैया, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। चलो 10 साल में मैं नग तृष्णा में जी रहा था, तो ये पॉडकास्ट से आगे को लिया। तो थैंक यू सो मच अगेन, और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत सभी लोगों को पसंद आएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।